तो वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मन में कि क्यों नहीं इतने दिन से शूट किया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को छोड़ते हुए कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर एक कैपेसिटर का वीडियो बना दीजिए। तो हियर इट इज़ कैपेसिटर। तो भाई देखो, तुम्हारी जर्नी जो शुरू हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो शुरू हुई थी चार्ज के साथ। और इन द जर्नी तुमने पढ़ा भाई चार्ज बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चार्ज में होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पोटेंशियल होता है, डाइपोल सीखा, गॉस थ्योरम सीखी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छी चीज़ों को हम संजो के रखते हैं, अच्छी मेमोरीज़ को स्टोर करके रखते हैं। बोलो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो हमने सोचा भाई क्यों ना चार्ज को स्टोर किया जाए, और इसी क्वेस्ट के साथ डिस्कवरी हुई कैपेसिटर की। पहले कोशिश की लोगों ने कि एक सिंगल कंडक्टर पे चार्ज स्टोर किया जाए। हमने पढ़ा होगा कंडक्टर्स में कि वॉट एवर चार्ज इज गिवन, एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज स्टोर्ड ऑन इट्स सरफेस। तो भाई हमने कंडक्टर को चार्ज दिया, सरफेस पर स्टोर हो गया। तो क्या कंडक्टर ही कैपेसिटर है? आई विल गिव यू द आंसर। कैपेसिटर क्या है? मतलब कंडक्टर पे जब हमने चार्ज स्टोर किया तो क्या प्रॉब्लम्स आई, कंडक्टर से कैपेसिटर कैसे बना? यही जर्नी है आज के इस लेक्चर की, आज के इस वीडियो की। तो हमने जब कंडक्टर पे चार्ज स्टोर किया तो दो डीमेरिट्स आई उसकी सामने। कौन कौन सी दो डीमेरिट्स आई? इस चार्ज की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है इस चार्ज की वजह से, वो एनर्जी इन्फिनिटी तक जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? You know, the electric field lines start from the charge, positive charge, and end at infinity or negative charge, whichever comes earlier. तो ये infinity तक जा रही है। ये ठीक वैसे ही है भैया, जैसे तुमसे किसी ने मांगा पानी एक गिलास में और तुमने पानी उसके सामने उड़ेल दिया। क्या वो फैला हुआ पानी उसके काम आएगा किसी? बोलो, वो फैला हुआ पानी उससे किसी काम आने वाला नहीं है। तो वैसे ही ये चार्ज की जो एनर्जी है, ये जो स्टोर्ड चार्ज है एक सिंगल कैपेसिटर पर, इसकी एनर्जी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है और ये उतना फ्रूटफुल होने वाला नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम ये आई, एक सिंगल कंडक्टर पर अगर चार्ज स्टोर करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि when you are giving charge to this conductor, तुमने सुना होगा Q is directly proportional to V। मतलब जैसे जैसे चार्ज देते जाओगे V बढ़ता जाएगा। अरे सुना है कि नहीं सुना है? V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज वाला वीडियो देखा होगा तुमने। मैंने कहा था पोटेंशियल इज ऑल्सो रिफर्ड टू द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जैसे जैसे चार्ज देते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो यार जब तुम इसे बहुत चार्ज दे दोगे एक लिमिट के बाद, ये अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को पकड़ के उनके नेगेटिव को निकाल के डिस्चार्ज होने लगेगा। मतलब साइमल्टेनियस लीकेज ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। तो बियॉन्ड अ सर्टेन पोटेंशियल, when the potential reaches its maximum value, you cannot add further charge on this conductor। तो ये दो डीमेरिट्स की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना पड़ा। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है अकेले से बात ना बने, तो एक से दो भले होते हैं हमेशा। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यार हमने क्या किया कि एक कंडक्टर तो था ही, उसके पड़ोस में एक और कंडक्टर ले आए हम। तो जब इस एक कंडक्टर के पड़ोस में हम दूसरा कंडक्टर ले आएंगे,
न्यूट्रल कंडक्टर ले आएंगे तो बोलो क्या होगा। तो यार तुम्हें पता है कि इसकी जो सामने वाली सरफेस होगी, फ्रंट सरफेस होगी, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और जो दूसरी साइड होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, अगर हम इस चार्ज कंडक्टर के पास एक न्यूट्रल कंडक्टर ला के रख देंगे तो क्या होगा, इसकी फ्रंट सरफेस पर अपोजिट चार्ज आएगा और दूसरी वाली सरफेस पे सेम चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तुम सब पढ़ चुके हो। तो एक प्रॉब्लम तो मुझे सॉल्व होती दिख रही है कि भैया इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, जो एनर्जी तुम्हारी इन्फिनिटी तक जा रही थी पहले, क्या वो एनर्जी अब कन्फाइंड हो गई? क्या पानी को ग्लास मिल गया है क्या? बोलो। तो जो एनर्जी तुम्हारी इन्फिनिटी तक स्कैटर्ड थी, नाउ दैट एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, देखो इधर पॉजिटिव है, इसका कुछ पोटेंशियल ऐसे V1, ये निगेटिव है, इसका कुछ पोटेंशियल ऐसे V2, और ये पॉजिटिव है, इसका कुछ पोटेंशियल ऐसे V3। तो ये दोनों मिल करके जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, नेट पोटेंशियल V1 माइनस V2, वो तो नेचुरली V1 से कम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये V3 तुम्हारे अरमानों पे पानी फेर रहा है। ये जो पॉजिटिव आ जा रहा है ना, वो इसमें ऐड हो जा रहा है। तो जो तुम पोटेंशियल कम करना चाह रहे थे, उस अरमान पे तुम्हारे पानी फेर दे रहा है। बोलो फेर रहा है कि नहीं फेर रहा है। तो यार ये पॉजिटिव हमारे रास्ते का कांटा है। तो कैसे हटाएं इस पॉजिटिव को, कैसे हटाएं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हमें तो आता है, अर्थिंग कर देंगे इसकी। तो अगर हम इस सरफेस की अर्थिंग कर देंगे तो ये पॉजिटिव जो हमारे रास्ते का कांटा था वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा अर्थ में। और इन दोनों का पोटेंशियल मिलके इस अकेले के पोटेंशियल से कम हो जाएगा। मतलब द नेट पोटेंशियल विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, विच वॉज योर प्रॉब्लम नंबर 2। तो एक से भले दो कंडक्टर्स ने वो कर दिखाया जो एक अकेला नहीं कर पा रहा था। तो जब तुमने इन दो कंडक्टर्स को लिया और ऐसे लिया कि एक को चार्ज लिया तुमने, वन कंडक्टर इज चार्ज्ड and another conductor is neutral placed at a certain distance from the charged conductor and its outer surface was earthed. So this combination of two conductors is known as a capacitor. कंडक्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं, जो चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। बोलो भैया आया कि नहीं आया समझ में? है इज दैट क्लियर और नॉट? कि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा डेली लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं। हम सब लोगों के घर में अचानक से पंखा कभी कभी ऐसा होता है कि स्विच ऑन करते हैं यार और पंखा चलता नहीं है, आवाज़ करता है। कोई बड़ा बुजुर्ग होगा घर में, वो कहेगा ज़रा भाई स्केल लाओ, डंडा लाओ। पंखे को हिलाया थोड़ा सा और हिलाया तो वो चल गया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फिर कोई कहता है अच्छा लग रहा है इसका कंडेंसर खराब हो गया है। तो कंडेंसर इज द कॉमन नेम फॉर कैपेसिटर। और फिर तुम कंडेंसर बदलवा देते हो तो वो पंखा फिर स्विच ऑन करते ही चलने लगता है। कभी कभी पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है तो भी कहते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया है, कंडेंसर रिप्लेस करा दो। सो दैट कंडेंसर इज ऑल्सो अ कैपेसिटर। क्या करता है वो कंडेंसर? कि जो तुम्हारे पंखे को घूमने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, स्विच ऑन करते ही इंस्टेंटली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के थ्रू उसे नहीं मिल सकती। तो वो एनर्जी किससे मिलती है? मोटर को स्टार्ट करने के लिए वो एनर्जी मिलती है कंडेंसर से, कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है, ऐसे शो करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दो कंडक्टर्स हैं, एक पे हमने चार्ज दे रखा है
और दूसरे पे ये इनर सरफेस पर चार्ज दिखाना हमेशा, कभी आउटर सरफेस पे मत दिखाना, क्योंकि अभी तुम्हें बताया आउटर सरफेस की हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज, और दूसरी बात क्या है कि कैपेसिटर इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ये तो हो गई समझने वाली बात। अब इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है, न्यूमेरिकली हम कैसे समझेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। तो भैया देखो, तुम जानते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही हमारी गाइडिंग इक्वेशन है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बढ़ाएंगे V बढ़ेगा, मतलब Q और V का रेशियो क्या होगा, बोलो कांस्टेंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या अंतर है, अभी कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं कैसे, कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं Q अपॉन V, दैट इज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट को हम कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं शॉर्ट में, फैरड कहते हैं। सो फैरड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इट्स अ वेरी बिग यूनिट, इसीलिए तुम न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे माइक्रो फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड, लाइक दैट। अब अगर हम इस रिलेशन की बात करें C बराबर Q अपॉन V, तो इस रिलेशन पे मत जाना, बहुत धोखेबाज रिलेशन है ये। कैसे रिलेशन है धोखेबाज, तो यार देखो ये रिलेशन कह रही है कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बहुत से लोग कहते हैं कि कैपेसिटेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई एम सॉरी, बिल्कुल गलत बात है ये। मुझे यार ये बताओ, तुमने 10th में पढ़ा था, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ोगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या R V पे डिपेंड करता है, बोलो। क्या R I पे डिपेंड करता है, बोलो। नहीं करता। अरे भैया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और V अपॉन I कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो नहीं करता डिपेंड वो। इट्स अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कंडक्टर की, रेजिस्टर की। तो कैपेसिटेंस भी लॉन्ग रन में तुम सीखोगे, इट इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। किस पे डिपेंड करता है, बोलो। डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो इस रिलेशन पे बिल्कुल मत जाना, C नाइदर डिपेंड्स ऑन Q, इट नाइदर डिपेंड्स ऑन V। अरे भैया बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक बात, एक कैपेसिटर है, अब तुम्हें बता दिया यार मैंने, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। किसी ने तुमसे पूछा भैया एक कैपेसिटर 100 कूलाम चार्ज स्टोर करता है और एक कैपेसिटर 200 कूलाम चार्ज स्टोर करता है, कौन सा कैपेसिटर अच्छा है, बोलो। अब तुम में से बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर ये वाला अच्छा है, ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। फिर से अधूरा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम सोच रहे हो कि 200 कूलाम वाला कैपेसिटर अच्छा है, जो 200 कूलाम चार्ज स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटर अच्छा है, अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग। वी कैन नॉट आंसर बाय नोइंग दिस मच, वी कैन नॉट एंड वी शुड नॉट आंसर, क्योंकि हो सकता है ये 100 कूलाम 25 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर स्टोर कर रहा हो और ये 200 कूलाम जो है 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे स्टोर कर रहा हो। नाउ टेल मी विच वन इज अ बेटर कैपेसिटर। और समझ में आ गया होगा कि ये वाला अच्छा है सर, अब तो बोलो है कि नहीं है। तो वी कैनॉट टेल बाय जस्ट नोइंग द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, वी हैव टू नो that at what potential difference it had stored that amount of charge। उतना चार्ज उसने कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे स्टोर किया है ये पता करना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कैपेसिटर अच्छा है। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कितनी बातें सीख ली हमने, रैप अप कर लेते हैं ज़रा और फिर स्विच करते हैं कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स का। तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये नाम कैसे रखे जाते हैं, किसी को कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सो दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर्स यू हैव यूज्ड इन मेकिंग दैट कैपेसिटर। मतलब
अगर तुमने पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट्स ली हैं कैपेसिटर बनाने के लिए तो उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह देते हैं। अगर तुमने स्फेरिकल शेल्स का यूज़ करके बनाया है कैपेसिटर को, जो कंडक्टर्स यूज़ किए हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप, देन दैट इज़ स्फेरिकल कैपेसिटर। और सिलेंड्रिकल प्लेट्स का यूज़ किया है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स का यूज़ किया है, देन दैट बिकम्स अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब तुम्हें बात एक वीडियो में शुरुआत में मैंने बताई थी, इज़ एवरी कंडक्टर अ कैपेसिटर? क्या हर कंडक्टर एक कैपेसिटर है? बिल्कुल है कैपेसिटर। विद इट सेकेंड प्लेट एट इंफिनिटी, हर कंडक्टर के देखते हैं 2-3 सिस्टम्स की मैं तुम्हें बता दूंगा। हालांकि सिलेबस में हमें एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का करना है, कैपेसिटेंस निकालना है, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकालना है। लेकिन तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर की भी बता दूंगा मैं कैपेसिटेंस, और इनफैक्ट मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखो भाई, शॉर्टकट है। जब भी किसी सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना हो तो सबसे पहले निकालेंगे V। क्या निकालेंगे? V निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और तब तक सॉल्व करेंगे उसको। बोलो कब तक करेंगे? जब तक उसके फॉर्मूले में क्या ना आ जाए, Q ना आ जाए। और जैसे ही उसके फॉर्मूले में Q आ जाएगा, C बराबर Q/V लगा देंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं? किसी भी सिस्टम का दुनिया में कैपेसिटेंस निकाल सकते हो इस टेक्निक से, वट एवर सिस्टम इट इज। पहले उसका निकालो क्या? V, सॉल्व करो, और तब तक सॉल्व करो जब तक क्या ना आ जाए, Q ना आ जाए। और फिर उसके बाद C बराबर क्या कर दो? C बराबर लगा दो Q/V, उसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं। तो पहले निकालते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड भैया कौन होता है? जिसका दुनिया में कोई नहीं हो, सुना होगा तुमने, जिसका दुनिया में किसी के साथ इंटरेक्शन ना हो, टेम्परेरी सस्पेंशन हो इंटरेक्शन का, उसको कहते हैं आइसोलेशन। आजकल बड़े रेलेवेंट है ये आइसोलेशन और क्वारंटाइन कोरोना के टाइम में। चलो खैर, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो भैया देखो, ये हमने इसको चार्ज दे दिया, इसका रेडियस R है भैया, इस पे चार्ज दे दिया Q हमने। अब तुम्हें पता है कि यार इसका जो पोटेंशियल होगा अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा 1/4πε0 Q/R। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, आपने कहा था तब तक सॉल्व करना है जब तक इसके फॉर्मूले में Q ना आ जाए। अरे वो तो आ गया, पहले ही आ गया, कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान। C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा Q/V। V की रख दो वैल्यू, ये आ जाएगा Q/1/4πε0 Q/R। Q से Q कैंसिल, तो C बराबर क्या आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा 4πε0R। So this is the capacitance of an isolated spherical conductor. C is equal to 4πε0R। और जो मैं कह रहा था वो तुम्हें दिखना चाहिए कि C is directly proportional to R. Capacitance is a geometrical property. It is directly proportional to the radius of the conductor. जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। और अगर तुम ये एहसास करना चाहते हो कि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, तो ज़रा इस फॉर्मूले से अपनी अर्थ का, हाँ तुम्हारी भी है, उसका कैपेसिटेंस निकाल के देख लेना। रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, मीटर में रखोगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, समवेयर 711 माइक्रोफैराड आएगी अर्थ की कैपेसिटेंस। अर्थ के बराबर, मतलब अर्थ के बराबर अगर हम एक स्फीयर लें तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी आएगी। तो यू कैन इमेजिन हाउ लार्ज यूनिट इज फैराड। फैराड जो है वो कैपेसिटेंस की कितनी बड़ी यूनिट है। समझ में आया? नोट कर लो, नोट्स बना सकते हो। उसके बाद देखो भैया, हम निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एक जनरल जो है तुमको डेरिवेशन में करा देता हूं, और उस डेरिवेशन से तुम जो है सारे केसेस, क्योंकि इसके कई सारे केसेस हैं, डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स,
with vacuum between the plates, partially filled, fully filled. तो मास्टर डेरिवेशन मैं तुम्हें करा देता हूँ, उससे तुम सारा कुछ कर लोगे भैया। देखो, तो ये रहा हमारा कैपेसिटर। एरिया ऑफ द प्लेट्स, मतलब ये कुछ ऐसा होता है देखने में। हम इसका इस तरीके का व्यू नहीं ले रहे हैं, डायग्राम को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। इट विल बी समवेयर लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इंडक्शन से आ गया नेगेटिव। प्लेट्स का एरिया है A, इनके बीच की डिस्टेंस है D, और हमने रख दिया बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है T, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। पता नहीं सर क्या क्या बताते जा रहे हैं, पैरामीटर्स हैं इसके डेरिवेशन के। कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया A है, बीच की डिस्टेंस D है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका ये जो थिकनेस है दैट इज T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। चार्ज जो हमने दिया उसकी डेंसिटी है सिग्मा, चार्ज है Q। क्या करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए? क्या बताया था, भूल गए? V निकालना है और तब तक निकालना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक फॉर्मूले में क्या ना आ जाए, बोलो, Q ना आ जाए। और जैसे ही Q आ जाएगा फिर लगा देंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इस सिस्टम का। कैसे निकालेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस? स्फीयर का ही फॉर्मूला पता है हमें, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है। तो एक रिलेशन पढ़ा होगा तुमने, वेयर यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स अगर तुम्हें यहाँ पर गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? E is equal to minus dV upon dx, the magical relation between electric field and potential, जो ये भी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और बहुत सारी चीजें बताती है। ये भी बताती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पर। देखो भैया, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस रिलेशन से क्या हम लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू V अपॉन D। बोलो, लिख सकते हैं क्या? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन D। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये तो एक प्लेन सिचुएशन है जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डिस्टेंस D है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। इन दैट केस इस रिलेशन का यूज करके हम लिख देंगे। लेकिन यहां पर क्या ट्विस्ट है कि जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की स्पेस है भैया, उसको तुमने दो तरीके के रीजन्स में बांट रखा है। एक तरह का रीजन वो है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और वो है D-T थिकनेस का। The space between the plates of the capacitor is of two categories। जो D-T है स्पेस, D ये पूरा और T इसका, अगर हम डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस निकाल दें तो D-T स्पेस जो है, D-T थिकनेस जो है वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। बोलो है कि नहीं? और ये जो T थिकनेस है, T थिकनेस वो विद डाइलेक्ट्रिक है। बोलो है कि नहीं? मतलब द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ रीजन्स, विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब यहां पर पोटेंशियल अलग होगा और यहां पर पोटेंशियल अलग होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो दोनों जगह अलग अलग इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि थिकनेस अलग अलग है दोनों जगह की, और फिर हमें नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना हटा देंगे बाद में, क्यों? शुरू। तो देखो भाई, तो देखो भैया, अगर हम लिखें नेट पोटेंशियल इस सिस्टम का, तो दो तरीके की जगह है यहाँ पर, दो तरीके का रीजन है, मैंने तुम्हें बताया। एक वो जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है,
तो वहां पर पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लेते हैं। पोटेंशियल भी अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा, पढ़ा है तुमने। और एक वो जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां पोटेंशियल V2 ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लेते हैं, E2 ले लेते हैं। अब जरा वैल्यू रखो इनकी। तो V1 जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो स्पेस है वो कितना है, वो है D माइनस टी। तो ये हो जाएगा E1 इंटू डी माइनस टी। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब जहां पर डाइलेक्ट्रिक है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और उस जगह की थिकनेस स्पेस कितनी है, T। तो क्या ये हो जाएगा E2 इंटू टी। बोलो होगा कि नहीं होगा। E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस अलग है, यहाँ पर इस रीजन की अलग है। अब E1 जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। और डाइलेक्ट्रिक है तो तुम्हें शुरू में ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जहां जहां डाइलेक्ट्रिक आएगा एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगी कि नहीं। अब भैया यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो क्या ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यार सिग्मा को जो है अभी हमारा मन नहीं भरा, क्योंकि V के फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, कैपेसिटेंस तभी निकाल पाएंगे जब V के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, जब V के फॉर्मूले में Q आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर अगर हम Q रख दें तो ये Q अपॉन A हो गया, ये हो गया D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस इज द पोटेंशियल। यहाँ तक सॉल्व करना था भैया, क्योंकि V के फॉर्मूले में क्या चाहिए था, अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो V के फॉर्मूले को तब तक सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक क्या ना आ जाए, जब तक Q ना आ जाए। और Q आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कहती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पर, और अगर V की वैल्यू उठा के रख दोगे तो ये ऊपर Q नीचे भी Q, तो क्या Q से Q कैंसिल हो जाएगा। बोलो, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बोलो होगा कि नहीं होगा। बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट। कैपेसिटेंस इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसमें एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ रहा है, बाकी सब तुमने पढ़ डाली अभी तक। एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आता है, और यही वजह है कि डाइलेक्ट्रिक आने पे सब कुछ घटेगा, कम होगा। बट कैपेसिटेंस इज द ओनली प्रॉपर्टी दैट विल इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इफ यू आर एडिंग डाइलेक्ट्रिक, इफ यू आर फिलिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन माइंड इट, कैपेसिटेंस इज द ओनली प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू इंक्रीज। बाकी सब कम होने वाला है। तो भैया ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विद डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। और ये मास्टर फॉर्मूला है, इससे चाहे जो फॉर्मूले निकाल लो। दो चार केस मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो भैया, सही चल रहा शुरू। तो भैया देखो हमारा फॉर्मूला आ गया था कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये आ गया। अब यार नहीं भरा किसी ने पार्शियली, किसी का मन आ गया तो पूरा भर दिया। तो अगर डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक इज फुली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या D बराबर T लिख सकते हैं। बोलो, D बराबर T हो जाएगा या T बराबर D हो जाएगा, एक ही बात है। अगर पूरे में ये जो पूरी स्पेस है इस पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो D बराबर T, यहाँ भी D अपॉन K। तो भैया देखो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया कि नहीं आया। बोलो,
मतलब अगर पूरी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा, माइंडेड k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्यों हो जाएगा ये जब तुम्हें डाइलेक्ट्रिक का वीडियो बनाएंगे तब समझ में आएगा, जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तुम्हें समझाएंगे तब समझ में आएगा कि कैपेसिटेंस क्यों बढ़ता है, व्हाई द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब भैया देखो, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, नो डाइलेक्ट्रिक, एयर है या वैक्यूम है बिटवीन द प्लेट्स, नहीं है डाइलेक्ट्रिक, तो T बराबर 0 रख दो। T बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 0, नो डाइलेक्ट्रिक। ये नहीं है अगर, तो ये C बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या हो सकता है, एयर हो सकती है या वैक्यूम हो सकता है, बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती, एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। बोलो भैया, इज दैट क्लियर। अब सीबीएसई वाले इतने शरीफ नहीं है, वो जानते हैं बच्चे ने ये 2 केस तो पढ़े ही होंगे, वो एक नया केस दे देते हैं। क्या, वो डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस कर देते हैं मेटालिक स्लैब से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, मेटालिक स्लैब से रिप्लेस कर देते हैं। तो जरा देखते हैं मेटालिक स्लैब आएगा तब क्या होगा। जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मेटालिक स्लैब रख देंगे भैया, तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, तो जरा देखो केस 3। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार ये मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। मेटल मतलब कंडक्टर, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, क्योंकि अगर तुम मेटल के लिए निकालना चाहते हो कैपेसिटेंस, मेटालिक स्लैब के लिए निकालना चाहते हो कैपेसिटेंस, तो K की वैल्यू तो तुम्हें मेटल्स के लिए रखनी पड़ेगी ना, बोलो रखनी पड़ेगी नहीं रखनी पड़ेगी। तो अगर मेटालिक स्लैब रख दिया जाए, मेटालिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, तो भैया देखो मेटल्स का K होता है इनफाइनाइट। अरे सर ऐसे कैसे होता है, हम ऐसे कैसे मान लें कि इनफाइनाइट होता है, तो किताबों में भी लिखा है लेकिन बताता कोई नहीं है क्यों होता है। चलो मैं बता देता हूँ भाई, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है यार, चलो डाइलेक्ट्रिक रख दिया मैंने, अभी यार इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाई K हो गई। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर होगा तो क्या ये 0 होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। तो इफ द डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टर देन E0 बाई K विल बी 0, और E0 बाई K 0 हो जाएगा, मतलब K कितना हो जाएगा बोलो, इनफाइनाइट होगा, तभी E0 बाई K 0 हो सकता है। तो लॉजिकली याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा K इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। अब एक और गुगली खेलते हैं सीबीएसई वाले, क्या कहेंगे, चलो यार नहीं ऐसे पूरा भर देते हैं, मेटालिक स्लैब पूरा भर देते हैं, फुल थिकनेस में D बराबर T कर देते हैं मेटालिक स्लैब के लिए। D बराबर T कर दिया, पूरे में मेटल भर दिया कैपेसिटर के बीच में, अभी क्या होगा, D बराबर T रखो, ओ माय गॉड इन्फिनिटी हो गया भैया, ये तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, मतलब इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो इस कैपेसिटर को। ऐसा जादू कैसे हो जाएगा, इनफाइनाइट चार्ज कैसे आ जाएगा कैपेसिटर पे, तो देखो भैया कैसे आ जाएगा इनफाइनाइट चार्ज। अब तुम इसको चार्ज दे रहे हो, अभी तक तो मजबूरी थी, बीच में डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, लेकिन कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो हो सकता है ना। मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तुम इधर से देते जाओगे, वो लेता जाएगा और ले करके कहाँ पहुंचाता जाएगा। यहाँ क्या कनेक्ट कर रखा है, यहाँ तुमने क्या कर रखी है बोलो, अर्थिंग कर रखी है कि नहीं कर रखी है। तो इधर से आता जाएगा, ये लेता जाएगा, अर्थ को देता जाएगा, और तुम्हें लगेगा कि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम एक बाल्टी को भरना चाह रहे हो जिसका तला गायब है। अगर हम कैपेसिटर को कहते हैं बकेट ऑफ चार्ज, अरे भाई बकेट पानी स्टोर करती है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर विद अ मेटालिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स इज लाइक अ बाल्टी विद अ छेद। कभी भरेगी नहीं, तुम नल खोल के डाल दोगे और तुम्हें लगेगा पानी, दूर से देखोगे कि अरे ये तो भरी नहीं रही है, जादुई बाल्टी है। जादू वादू कुछ नहीं है, वो तला ही नहीं है बाल्टी में, इसीलिए वो कभी भी नहीं भरेगी। तो सिमिलर सिचुएशन इज हियर फॉर अ कैपेसिटर विद अ मेटालिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में आगे के कैपेसिटर्स और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर लेकर के आएंगे।
टिल देन बी फिजिक्सिफाइड, और पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।